मैं लाख कह दूं कि आकाश हूँ जमी हूँ मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूँ मैं। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मुझको वहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं आईनों से तो मायूस लौट आया था, मगर किसी ने बताया कि बहुत हंसी हूँ मैं। वो ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हैं, मगर मैं भी कहीं कहीं हूँ, कहाँ कहाँ हूँ, कहीं नहीं हूँ मैं। वो एक किताब जो मंसूब तेरे नाम से है, उसी किताब के अंदर कहीं कहीं हूँ मैं। सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है, हालांकि कुछ नहीं हूँ मैं। ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, मुझे तलाश है, मुझे तलाश करो दोस्तों, यही हूँ मैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। दोस्तों 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में बहुत ताज़ा तरीन और बहुत अच्छे बहुत सुंदर सवाल हैं। इस क्लास को चालू करते हैं, और इसको चालू करने से पहले कल 9 अगस्त के सेशन में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसको लिए लेते हैं। कल सवाल में हमने आपसे पूछा था कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो था नीति निर्देशक तत्व, ये बिल्कुल ठीक था, यानी कि DPSP नीति निर्देशक तत्व जो था ये बिल्कुल ठीक था। नीति निर्देशक तत्व इसका बिल्कुल सही जवाब था, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। और जिन जिन लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं आनंद कुमार, अंकित तोमर, परमवीर सिंह, विक्रांत चौधरी, रूपेंद्र कुमार, लोकेंद्र कुमार, शिवांगी प्रजापति, नीलम सोलंकी, ललित फौजदार, आमिर अली, ललित चौधरी, सचिन चौधरी, गगनदीप जादौन, अंकित निर्मल, गोविंदा ठाकुर, भारत गुप्ता, दीपक कुमार। सबको बहुत बहुत बधाई, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए। जवाब को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो हम क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के लास्ट में पूछते हैं उसको आप जो जवाब देंगे वो कमेंट बॉक्स में देंगे, ना कि लाइव चैट में देना है। लाइव चैट में आप लोग उन सवालों के जवाब देंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने हम लोग ला रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब लोगों को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तब आपको पहला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। पहला सवाल इसमें हम ले लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। हॉटस्टार ने, या जियो टीवी ने, या नेटफ्लिक्स ने, या इनमें से कोई भी इसका उत्तर ठीक नहीं है। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसने किया है, अगर आपको पता है तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है नेटफ्लिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स में अब साइन अप से लेकर सर्च, रोज, कलेक्शन, पेमेंट तक की जानकारियाँ हिंदी में उपलब्ध होंगी, यानी इन्होंने हिंदी वर्जन अपना लॉन्च कर दिया है, तो इसमें ये सारी जानकारियाँ रहेंगी। तो आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ, चलिए बहुत खूबसूरत। क्या क्या बोल रहे हैं कमेंट्स में क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेटफ्लिक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ इसके आगे। जो नेटफ्लिक्स है मित्रों, ये जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, ये नेटफ्लिक्स जो एक अमेरिका की कंपनी है, और ये किस में काम करती है? अमेरिकन कंपनी है, USA की कंपनी है। तो ये काम करती है टेक्नोलॉजी एंड मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, यानी मीडिया सर्विस देती है और टेक्नोलॉजी के फील्ड की ये एक कंपनी है जो है नेटफ्लिक्स जो है। ये नेटफ्लिक्स जो थी ये 29 अगस्त 1997 में ये जो कंपनी है ये बनी थी, यानी इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर्स के नाम लिख देते हैं। इसके जो फाउंडर्स थे नेटफ्लिक्स के, वो थे फाउंडर्स जो थे नेटफ्लिक्स के, वो थे रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क रैंडोल्फ। ये दो लोग थे इसके जो
फाउंडर्स थे, ये दोनों लोग थे। आपको मज़ा आ रहा है क्लास में, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत मैंने शायरी आपको सुनाई है, आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके बताइए आप सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपको सही दिखाई दे रहा है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है, आप लोग बताइए। साउंड क्लियर है बिल्कुल? साउंड में प्रॉब्लम है क्या? सही है, चेक करिए, सही आ रहा है, ठीक है ठीक है। क्या कमेंट में क्या साउंड में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं? अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए अगला सवाल ये लेते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो ये है टिकटॉक। और मित्रों जो टिकटॉक है वो ऐप करने के बावजूद भी प्ले स्टोर गूगल पर सबसे ज़्यादा ये इसको डाउनलोड किया गया। टिकटॉक कई देशों में बैन किए जाने के बाद टिकटॉक ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक के अलावा फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में शामिल हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो टिकटॉक है वो सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया। मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब लोग आपको टाइम को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको इनसे इंटरटेन होता है तो इंटरटेन की कीमत अगर आप देश के कीमत से तुलना करेंगे तो कहीं आप उसको कम पाएंगे। देश सबसे पहले आता है, और जब देश ने कहा है कि जो है इन सब चीज़ों से हमको अलग रहना है क्योंकि उस देश की चीज़ें हैं जो हमारे देश को हमेशा नुकसान पहुंचाने की फ़िराक में रहता है, तो हमको भी अपने आप पर संयम रखना चाहिए और जैसा गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है उनको फॉलो करना चाहिए। यही फॉलो जो हम कर रहे हैं यही हम अपने जवानों के साथ में हैं जो सीमा पर लड़ रहे हैं। अभी मैं कमेंट्स में देख रहा था, एक सुरजीत सिंह हैं, शायद अभी कमेंट्स में हैं कि नहीं हैं, उन्होंने बताया कि उनके भाई भी हैं जो है वो पुलवामा अटैक्स में जो है शहीद हो गए थे। तो मैं अपनी हृदय की गहराइयों से उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी परिवार अपने आप में देखिए उनके जैसा बन पाना या उनकी जैसी उनकी सोच है या जो वो फील करते हैं उस फील को तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपनी जगह पर होते हुए सुगमता पूर्वक चला सकें। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस हमको दिया है तो हम उन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो मेरे विचार में हम अपने आप में एक अच्छे देशभक्त के रूप में सामने आ सकेंगे। तो टिकटॉक के बारे में मैंने आपसे बात किया। मैं अगले सवाल को लिए लेता हूँ आपके सामने। अगला सवाल है कि 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है मित्रों। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के हित में एक खास बैठक आयोजित की थी। 9 अगस्त 1982 को किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने किया था, एक बैठक का आयोजन किया था आदिवासियों के लिए, और तभी से लेकर आज तक 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ये पूरा संसार जो है इसको मनाता है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? बहुत अच्छे। अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है? या 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या 2.5 लाख रुपए, या 3 लाख रुपए? जो सही जवाब आपको इनमें से लगता है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम लोग चेक कर रहे हैं। 1 2 3 4 लिखे आप काम चलाइए। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। और इसमें इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। वहीं ई-2 व्हीलर्स, ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने यह कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए हैं, यानी वहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, इसके लिए ई वाहनों को चलाने का और चलाने के लिए लोग उसको खरीद सकें, तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार के ऐसे कदम हैं। तो अगले सवाल की ओर अब हम लोग चलेंगे। तो अगला सवाल मैं आपके सामने लगाए देता हूँ। अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दिल्ली के बारे में वहाँ पे कुछ बातों को नोट भी कर सकते हैं। मैंने दिल्ली के बारे में चीज़ों को इसलिए वहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि आखिरी क्लास में या उससे पहली क्लास में दिल्ली के बारे में काफ़ी आपसे बातें हुई थी। तो वैसे दिल्ली के अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा दिल्ली के बारे में, यहीं अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन के इतर चर्चा कर लेता हूँ दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कोई बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले हमको दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, हम चेक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। बोलिए 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 बोलिए, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं?
दिल्ली के उपराज्यपाल, नाम बताइए ना दिल्ली के उपराज्यपाल का, सब लोग बताइए, सब लोग जिसको मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कौन है? अनिल बैजल हैं, ठीक है, अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर अगर आप लोग देने जा रहे हैं, मैंने इसीलिए इस सवाल को दोबारा उठा लिया है, हालांकि मैंने कल ही परसों ही दिल्ली को पढ़ाया था, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो दिल्ली के बारे में सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तो दिल्ली के अनिल बैजल जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। वहाँ पे पूर्ण राज्यपाल नहीं होता, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वहाँ पे सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री, तो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी से आते हैं अरविंद केजरीवाल जो है, और इन्हीं की सरकार है और ये वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में स्पीकर कौन है? विधानसभा स्पीकर भी आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली का विधानसभा स्पीकर कौन है? तो ये है रामनिवास गोयल। रामनिवास स्पीकर का नाम याद रखिए। 90% अगर दिल्ली से सवाल आया तो विधानसभा स्पीकर पूछेगा। रामनिवास गोयल, इसको याद कर लीजिए आप, रामनिवास गोयल जी को। ये आपके पेपर में आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद कर लीजिए, रामनिवास गोयल। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, रामनिवास गोयल, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। उससे पहले आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ कि बताइए यहाँ पे कितनी विधानसभा की सीटें हैं? एमएलए की सीटें कितनी हैं यहाँ पे दिल्ली में? तो कितनी है यहाँ पे? 70 हैं, 70 हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं। क्लियर है आपको? बोलिए, स्क्रीनशॉट दिल्ली का ले लीजिए, फिर मैं इस 5वें सवाल की बात आपसे करूँगा। चलिए ठीक है, तो सवाल में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा किया है? इनमें से सही उत्तर आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। किसने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है, आप बताइए हमें। औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा किसने की है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, गुजरात सही उत्तर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाल ही में गुजरात ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है। नई नीति से उद्योगपतियों को सरकारी भूमि को पट्टे पर देने में मदद मिलेगी। इस नीति के अंतर्गत एमएसएमई के लिए पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की घोषणा भी की गई है, यानी सूक्ष्म एवं जो लघु उद्योग हैं उनके लिए भी पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की घोषणा किया गया है। तो अगर मैं गुजरात के बारे में आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, तो आप मुझे बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? कमेंट में बताइए, जल्दी 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 कमेंट में आप बताइए, गुजरात की राजधानी बताइए। गुजरात की राजधानी के बाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर बताइए, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, फिर गुजरात के गवर्नर का नाम बताइए, है ना। ये सारे आप कमेंट में बताइए मेरे को, एक एक करके आप जो इनके नाम लिखिए। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे आप कौन कौन बता रहे हैं। ऐसा है कि आप इसको लिखेंगे तो आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, जिसने भी बताया बिल्कुल ठीक है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर। यहाँ का अगर सबसे बड़ा शहर की हम बात करते हैं तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा अगर गुजरात के बारे में मैं आगे बातों को बढ़ाता हूँ तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था दोस्तों। 1 मई 1960 को गठन हुआ था गुजरात का, 1 मई 1960 को गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, जीरो समझ आ रहा है? जीरो है, ठीक है भैया। चलिए, और इसके अलावा अगर आपसे कहता है कि बताइए गुजरात का गवर्नर कौन है, क्या क्या बताया है लोगों ने, एक बार चेक करो गवर्नर कौन कौन बताया। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत कौन है यहाँ पे? गवर्नर है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे सीएम कौन है, सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर, तो विजय रूपाणी, विजय रूपाणी जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है भाई मेरे, विजय रूपाणी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अगर एमएलए की बात करता हूँ, एमएलए यानी कि विधानसभा में कितने लोग हैं? तो 182 सदस्य हैं यहाँ की विधानसभा में। राज्यसभा में 11 हैं, राज्यसभा में इंपॉर्टेंट होती है राज्यसभा। और लोकसभा में कितने हैं? तो 26 हैं, लोकसभा में 26 हैं, ठीक है जी। सबको क्लियर हो रहा है? गुजरात के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आपको? लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। आवाज़ क्लियर आ रही है? साउंड क्लियर आ रहा है? आज नेट में प्रॉब्लम है क्या? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डेली यूज़ प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाली 8 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? तो किसने किया है आपसे पूछ रहा है, बताइए किसने किया। अभी 8 प्रोडक्ट, आप अगर अखबार पढ़ते हैं, टीवी समाचार देखते हैं तो आपको ये पता होगा किसने किया है। 1 2 3 4 लिख के बताइए, 1 2 3 4 लिख के बताइए किसने किया है। डाबर ने किया है, इसका सही उत्तर है डाबर।
डेली यूज़ प्रोडक्ट्स बनाने वाली घरेलू कंपनी डाबर बच्चों की देखभाल करने वाली 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट खास तौर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं। इसमें बेबी पाउडर, बेबी क्रीम, बेबी लोशन आदि ऐसी चीज़ें शामिल हैं। तो इस सवाल को लेने का मेरा मकसद था डाबर को लेना, क्योंकि डाबर एक बहुत पुरानी कंपनी है, तो अब जीके के सवालों में इसका बनना बिल्कुल मुमकिन है। तो अगर डाबर के बारे में बात करें तो डाबर की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 को डाबर की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो डॉक्टर एस के बर्मन। डॉक्टर एस के बर्मन, डॉक्टर एस के बर्मन जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। डॉक्टर एस के बर्मन जो है वो यहाँ के कौन है? फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं। इसके वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है, ये तो संस्थापक हो गए, फाउंडर हो गए, है ना, फाउंडर हो गए। अगर चेयरमैन पूछता है चेयरमैन कौन है, तो इनके चेयरमैन है डॉक्टर अमित बर्मन है। क्या नाम है एक बार चेक करिए? आनंद बर्मन है, ठीक है, आनंद बर्मन है, आनंद बर्मन है। चलिए, आनंद बर्मन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुख्यालय, तो हेडक्वार्टर है कौशाम्बी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यूपी में है। ठीक है मित्रों, यूपी में है। यूपी में एक ज़िला है गाजियाबाद, वहाँ पे कौशाम्बी में ये है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है डाबर के विषय में और कोई सवाल, क्या पूछ सकता है? और ज़्यादा इसमें कुछ सवाल खास है नहीं, तो इतना ही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार संसद में महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला संसदों की संख्या इसमें पहुंच गई है। तो आप लोग बताइए कितने के पार पहुंची है? पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि जो संख्या है वो 100 के पार पहुंच गई है। अभी वर्तमान में संख्या जो 103 है, जो संसद में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में मिला के 103 है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में इतिहास में पहली बार संसद में महिलाओं सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुँच गई है, जिसमें से लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं। राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, जिनमें से 4 महिलाएं हैं, जिसके साथ संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या 103 हो गई है। इसके अलावा संसद में महिलाओं की स्थिति को लेकर के रिजर्वेशन प्रोसेस भी है। तो आपका जो आपको एक आंसर भी देना है इस लाइव चैट के माध्यम से कि आपको ये बताना है कि बताइए महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो आरक्षण है, अगर उसका कोई प्रावधान है तो क्या प्रावधान है, ऐसा करके आपको इसमें बताना है, जिसकी संतुष्टि हम आगे जाके करेंगे। चलिए अगले सवाल को मैं ले लेता हूँ। इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए नए पोर्टल बुक माई फाइबर को लॉन्च किया है? तो इसको किसने किया बताइए? बुक माई फाइबर को किसने लॉन्च किया है? ऑनलाइन तरीके से आप अपने घर बैठे ही इस कनेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इस कनेक्शन के जरिए आप अच्छे इंटरनेट सुविधा को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा किसने किया है, ऐसा उत्तर आपको बताना है। 1 2 3 4 कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, बहुत जल्दी टाइप करिए आप लोग, बहुत जल्दी बहुत सुंदर तरीके से टाइप कर दीजिए। अपने खूबसूरत हाथों की खूबसूरत लकीरों से खूबसूरत अंगूठे के उस खूबसूरत बटन को दबाकर 1 2 3 4 लिख दीजिए। बहुत अच्छे इंसान हैं भाई, बहुत गजब के इंसान हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत देवता हैं, देवियाँ भी हैं, कुछ देवियाँ भी हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL, कौन सी नहीं, पहला ऑप्शन ठीक है। BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूज़र्स नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, यानी आप इसको ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं BSNL के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो BSNL की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL की फुल फॉर्म है। दोस्तों BSNL का जो गठन हुआ था ये सन 2000 में हुआ था, इतना ही है, सन 2000 में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है इसका? BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कहें या प्रबंध निदेशक कहें, वो कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार हैं। प्रवीण कुमार पुरवार, ये अध्यक्ष कह लीजिए या प्रबंध निदेशक कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, यानी ये दोनों ही कह लीजिए आप, अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इसके MD हैं, अध्यक्ष हैं और MD हैं। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपको?
अच्छे हैं तो अच्छा लग ही रहा होगा, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर अच्छा कैसे लग सकता है, बोलिए। हैं, फंसा दिया। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कितने कोविड-19 महामारी के कारण तनाव में कर्ज न लेने वाले आधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है? किसने दिया है इस मंजूरी को, आपसे पूछ रहा है। तो इसको किसने दिया बताइए, 1 2 3 4 कमेंट करके बताइए किसने दिया है। सेबी ने दिया है या आरबीआई ने दिया है या नीति आयोग ने दिया है या एसबीआई ने दिया है? आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। दूसरा ऑप्शन ठीक है। हाल ही में संपन्न हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्ट्रेट उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। अब एक स्पेशल विंडो के जरिए कंपनियों और व्यक्तियों के लिए ऋण का वन टाइम पुनर्गठन किया जा सकेगा। दोस्तों, अगर मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है बताइए मेरे को। आरबीआई के हेडक्वार्टर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मुंबई में है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है मित्रों। इसके अलावा इसके 4 रीजनल हेडक्वार्टर 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी हैं। ठीक है मित्रों, इसके 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आपसे कभी कभी सवाल कर लेता है, मेरे को ध्यान आता है एक बार सवाल था कि बताइए बैंकर्स बैंक किसे कहा गया है, यानी बैंकों का भी बैंक किसे कहा गया है? तो आरबीआई को ही बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा गया है। इसके गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी बताइए बच्चे, बहुत जल्दी, बहुत ज़ोरदार, बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, खूबसूरत, एकदम खूबसूरत, एकदम गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। क्लियर है आपको? अच्छा लग रहा है आपको? चलिए खूबसूरत। अगले सवाल की ओर हम बढ़ लेते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है? आपको बताना है कि इसके कहाँ पे ऐसा होने वाला है। दमन दीव में होने वाला है या पुडुचेरी में होने वाला है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होने वाला है या लक्षद्वीप में होने वाला है? कहाँ लगता है आपको कि कहाँ पे होने वाला है? पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन कहाँ होने वाला है आपको बताना पड़ेगा। ये पनडुब्बी है ना यहाँ पे मित्रों, ये जो है ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है, आपको बताना है। 1 2 3 4 कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए, जल्दी करो मित्रों, इसका उत्तर टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए इसका उत्तर आप। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। अभी आपने 8 बजे गणित की क्लास देखी है और इसके अलावा जो है अभी आप करंट अफेयर्स की क्लास को देख रहे हैं और इसके बाद में आप शाम को 5 बजे देखेंगे। जैसे ही शाम के 5 बजेंगे तो रीजनिंग की क्लास आ जाएगी और रात को 8 बजे फिर जीके की क्लास आ जाएगी, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब आपको कंप्लीट करा रहे हैं। यानी दिल्ली पुलिस की टोटल फुल तैयारी, फ्री तैयारी, और बकवास नहीं है, केवल तैयारी है और उच्च स्तर की तैयारी है। जब हमारे जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं और अन्य लोगों के छात्र जो जुड़े हुए हैं, जब इनका कंपैरेटिवली कंपैरिजन होगा, एक तो ऑनलाइन में ये नहीं पता चलता किसके कितने छात्र सेलेक्ट हो गए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हम जो है जितने भी ये सारे लोग हैं, ललित हैं, सचिन हैं, है ना, जितने भी लोग ये लगातार जुड़ रहे हैं, मनीषा बेनीवाल, परमवीर सिंह हैं, विक्रांत चौधरी, ये सारे के सारे जो लोग हैं, सुरजीत हैं, शिवांगी हैं, पारुल, ये सब लोग जो हैं, ये सब बहुत अच्छा है। हमको इनका जो है आगे चल के फीडबैक लेना है जब ये जॉब देने के लिए जाएंगे। तो सब बहुत अच्छे से इसका उत्तर बता दीजिए, क्या उत्तर आपको इसका लगता है। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अगर मैं आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेता हूँ तो बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है? बताइए जल्दी से, क्या है? पोर्ट ब्लेयर है मित्रों, पोर्ट ब्लेयर, याद रखिए इसको, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। एक बार चेक करिए, देखिए 1956 को हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल हैं यहाँ पे, नाम याद रखना है आपको, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, DS जोशी या DK जोशी, यहाँ लिख देता हूँ देवेंद्र कुमार
जोशी। डी के जोशी यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करता हूँ तो सीएम की बात करता हूँ तो मित्रों यहाँ पे सीएम होता ही नहीं है। ये एक केंद्र शासित आंचलिक प्रदेश है, इस कारण से यहाँ पे सीएम नहीं होता है। यहाँ पे कौन होता है, केवल उपराज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति को करता है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पे, एक सीट है लोकसभा की, लोकसभा की एक सीट है। विधानसभा की सीटें बताइए, विधानसभा की सीटें, अरे भैया जब विधानसभा ही नहीं है, मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो विधानसभा की सीटें कैसी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केवल एक लोकसभा की सीट है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है। कंपटीशन गुरु चैनल पे आपको शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी, और कंपटीशन गुरु चैनल पर ही आपको जो है क्लास मिलेगी, किसकी, जीके की क्लास मिलेगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, महानदी, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। इसका जो ठीक जवाब आपको लगता है, उस ठीक जवाब को आप यहाँ लाइव चैट में ना लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको जा करके। इस कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने इसका सही जवाब लिखेंगे उनको हम कल के सेशन में आते ही उनके नाम को लेंगे। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास को किया, आप सब लोग वीडियो को लाइक करके जाना। इसके अलावा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस पूरी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल भी रखिएगा।